बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो शोर मचा हुआ है, हर जगह पे ये शोर है और हर जगह पे ये दुख और तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त करने की लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही। उसका सलूशन दे सकता हूँ मैं, और ये मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ बिजली के बिलों के यूनिट पे। लैंडिंग एजेंसीज़ हैं या डोनर एजेंसीज़ हैं, उनसे हम बातचीत जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको लूप में लेना चाहिए और उनसे मशवरा ज़रूर करना चाहिए। बट एट द वेरी सेम टाइम जो हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वो ये है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्सेस हैं जो लगे हुए हैं बिजली के बिल में, वो कई किस्म के टैक्सेस हैं, उसमें तो एक पूरी लिस्ट है। और वो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो हैं वो इकट्ठे करना FBR का काम है। FBR को चाहिए कि वो टैक्सेस जो है वो उनको कलेक्ट करे, बजाय इसके कि जो बिजली का बिल तो देना ही है, सबको देना पड़ेगा, तो वो बजाय इसके कि वो ख़ुद कलेक्ट करें, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिए गए हैं, बिजली के बिलों में ऐड कर दिए गए हैं, जमा कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बिजली का जो बिल है इन्फ्लेटेड है, बढ़ जाता है। सो अगर इन टैक्सेस में से कुछ टैक्सेस जो हैं अगर वो भी निकाल दिए जाएँ तो इसमें कम अज़ कम मेरे ख्याल में को 25-30% फ़र्क पड़ सकता है। और इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो ये बैठ के की जा सकती है, बल्कि इससे ज़्यादा भी इस फ़र्क पड़ सकता है। अगर 25-30% से ज़्यादा का भी फ़र्क पड़ सकता है अगर इसको सारे इसके अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं अगर उनको निकाल दिया जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है या नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा, क्योंकि हमारे जो डोनर्स हैं या लेंडर्स हैं उनको लूप में लेना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन देन अगेन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो यही आपके पास वे आउट है। दूसरी बात ये है कि जब कमर्शियल बिल्स लिए जाते हैं, तो कमर्शियल बिल्स जब होते हैं, जब कमर्शियल बिजली दी जाती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उन लोगों को दी जाती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, कमर्शियल एरिया होता है। अगर इसके अंदर एक और चीज़ अगर डाल दी जाए कि जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उनको कमर्शियल मीटर्स या कमर्शियल जो बिल्स हैं वो दिए जाए, तो वो भी एक आसानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये नेट बड़ा हो जाएगा और लोग जो है मैक्सिमम टैक्स देने की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। सो आपका नेट जो है, टैक्स का नेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं। थर्डली, अगर मैं पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ जाऊं तो वो भी ज़रा उसको भी टच करना चाहूँगा आज अपने शो में। और मैं पॉलिटिकल सिचुएशन में ये देखना चाहूँगा कि 16 माह तक JUI जो थी वो बहुत कंफर्टेबल थी, और जिस किस्म की मिनिस्ट्रीज़ JUI को मिली हुई थी एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल विद इट। अब जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि उनके पास उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं। उनकी रिजर्वेशंस जो हैं वो एक तो 90 दिन की इलेक्शन की है, उसमें उन्होंने मुलाकात भी की इलेक्शन कमीशन से, कुछ उन्होंने अपनी सजेशंस भी दी इलेक्शन कमीशन को। बट एट द वेरी सेम टाइम क्या उनकी सजेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मानी या नहीं मानी, और आइंदा आने वाले दिनों में JUI की सिचुएशन KPK में क्या होगी, इसको भी हम जानना चाहेंगे जनाब। ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI से उनका ताल्लुक़ है। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जनाब इकराम सहगल साहब से। इकराम सहगल साहब K इलेक्ट्रिक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है व्हेन इट कम्स टू लाइक एंगेजिंग अ लॉ फर्म, व्हाट आर द रिजर्वेशन एंड व्हाई। लेकिन सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, कहाँ हैं आप लोग? JUI नज़र नहीं आ रही। पिछले तकरीबन 1 माह से JUI कहीं गुम हो गई है। जब से केयर टेकर सेटअप आया है आप तो बिल्कुल यहाँ पे मिलना मिलाना ही छोड़ दिया। आप तो जाके वहाँ पे कोयटा में जाके डेरे डालिए जहाँ पे सिग्नल ही वीक हैं आपके। आपने बाकी जितनी ज्यादतियाँ की हैं वो तो ठीक, सिग्नल वाली ज्यादती भी बलोचिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है। नहीं, लेकिन ये सिग्नल किस चीज़ के वीक है? मुझे प्रोडक्शन टीम बता रही थी कि पता नहीं कुछ सिग्नल नहीं आ रहे आपके। हमारी तो दुआओं के सिग्नल भी वीक लगते हैं। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? बलूचिस्तान वालों की दुआएं भी आजकल खास कबूल नहीं होती। सर कहाँ पे लगा दें आपको? मतलब कि चेयरमैन सेनेट आपका, वजीर आज़म आपका, मेरे ख्याल में और 10 जगह पे आपके अच्छे इंपॉर्टेंट जगहों पे आपके लोग बैठे हुए हैं, और क्या चाहते क्या हैं आप?
हमें हमारे राइट्स दे दो, वजीर आजम भी आप ले लो, चेयरमैन सेनेट भी ले लो, और बाकी भी जो कुछ दिया है वो दे दो, वापस ले लो, मगर हमें हमारे हकूक दे दो। हकूक को आप बताएं, हम तो हकूक दे दे के आपको जितने हकूक आप मांगे हम देने के लिए तैयार, सर आंखों पे। आपको आपकी मर्जी के JUI को मिनिस्ट्रीज दी 16 माह, आप इतने खुश रहे 16 माह, आपने बिल्कुल किसी को देखा नहीं, किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझा आपने। अब 16 माह आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, अब क्या हो गया? अब क्या नाराज़गी? महीने में नाराज़गी होगी JUI की? नहीं, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, और ये भी आप दुरुस्त नहीं कह रहे हो कि हमने 16 महीने में किसी को नहीं देखा। हमें तो इक्वालिटी यही सिर्फ यही है कि हम जो है ना डाउन टू अर्थ हैं। अच्छा, चलें, आप कहते हैं तो मान जाते हैं, दिल नहीं मानता। दिल नहीं मान रहा? नहीं मान रहा मुर्तज़ा साहब, आप पुराने दोस्त हैं मेरे, लेकिन दिल नहीं मान रहा, यकीन माने नहीं मान रहा। अच्छा मुझे बताइए, ये अभी ये जो इंतखाबात साथ हो रहे हैं, उसमें आप लोग 90 दिन पे ठहरे हुए हैं, या हल्का बंदियां हो जाएं उसके बाद जाएंगे, या अगर स्केड्यूल जो चेंज हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, उससे आप यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट? हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया था चेयरमैन साहब को इलेक्शन कमीशन के, कि हम 90 डेज के इलेक्शंस जाते हैं, और आपने जो कुछ करना है 90 डेज में करिए। हमने ये भी उनको बताया था क्लैरिटी के साथ कि सेक्शन 17 की अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं तो उसको फिर सनसेट क्लास डालिए, उसमें वन टाइम जो है ना, उसमें आप हर चीज़ जिसके लिए 30 डेज की रिक्वायरमेंट है उसको फोर्थ कमिंग इलेक्शन के लिए जो है ना 7 डेज पे ले आइए। इस तरह से खुद ब खुद हर चीज़ जो है ना 90 डेज के अंदर आती है। वो ये कह रहे थे कि जी हम 90 डेज में इलेक्शन करवा सकते हैं, तो इलेक्शन करवा सकते हैं, तो फिर हर चीज़ को जो है ना विद इन 7 डेज करते करते जो है ना वो कर ले। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए 30 दिन पूरे करें और आप इसको नवंबर या दिसंबर तक लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मसला बनेगा ये बहुत। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 90 डेज में इलेक्शंस होंगे, इसलिए आप समझ रहे हैं कि मसला बनेगा? उसके बाद उन्होंने इसका कुछ थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया है, रिड्यूस किया है, मगर वो जो बातें उनसे अर्ज की गई थी उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना वो मैंने अर्ज किया था खुद ज़ाती तौर पे। मैं इधर से कोयटा से ही था, उस दिन सिग्नल वीक नहीं थे, तो भले तो एक आध दफ़ा कटा था, मगर बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ये उनको बता दिया था कि इसमें जो है वो आप प्रपोज करके एक ऑर्डिनेंस भिजवाएं, उसमें सनसेट क्लास डालें सिर्फ एक इलेक्शन के लिए, और सदर साहब जो है ना सेक्शन 17 को एक टर्म के लिए अगली उसके लिए फोर्थ कमिंग इलेक्शन के लिए अमेंड कर दें, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन जिसको कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होती है वो प्रपोज करता है, तो उसके ऊपर जो है फिर ऑर्डिनेंस या फिर बाकी कानून साजी दीगर जो एक्ट बनना है या जो कुछ भी होना है बिल हम उसी सूरत में उसकी मुताबिकत में बनाते हैं, उसके ऊपर अपना माइंड ज़रूर अप्लाई करते हैं, मगर ख्वाहिश जो है वो उस अदारे की हुआ करती है। तो उनको ये अर्ज किया था, मगर उसके बावजूद वो थोड़ी बहुत जो है ना उसका मेकअप तो ज़रूर हुआ है, मगर इसके अलावा नहीं। तो प्रेसिडेंट साहब को आप कहाँ पे ले आए? प्रेसिडेंट साहब तो आगे बहुत मुश्किलात में हैं, आप उनके बारे में कहाँ पे उनको कहाँ पे लेके आगे, कहाँ ड्रैग कर दिया आपने उनको बीच में? देखिए प्रेसिडेंट को तो ये तो मामला तो दुरुस्त करने के लिए था, वो बाकी वाले मामला तो प्रेसिडेंट दोनों तरीकों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर सबको खुश करना है तो फिर तो कोई खुश नहीं होता। वो तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। पहले घंटे 1.5 घंटे तक एक्सपोज नहीं हुए थे, उस वक्त भी हमने बड़ी शिद्दत के साथ उनकी फेवर में वो किया, मगर बाद में जब पता चला कि साइन तो उन्होंने किया नहीं है, ऑब्जेक्शन भी उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने कहा खुद ब खुद जो ना गैर मौसर होने दो, यानी अपनी मौत आप मरने दो, तो वो गलत रॉन्ग एडवाइस दी। हालांकि जो उनके पास लीगल टीम है दैट इज हेडेड बाय जज ऑफ सुपीरियर कोर्ट। जी चले, तो अभी आपके सिचुएशन क्या है KPK में? अगर मैं सिर्फ पूछूं तो KPK में आपके हालात क्या हैं? KPK में तो सुना है आपके कुछ JUI के हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि आपको जो है 2018 से अच्छे हालात नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। वो ये यकीनन हुआ करता है कि जो पार्टी जो है वो हुकूमत से बाहर निकले उससे गिले शिकवे लोगों के ज़्यादा हुआ करते हैं, मगर इसके बावजूद भी जो है वो आपको 2018 से बेहतर हालात नज़र आएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट जो है अननेचुरल था। अब उससे बेहतर होगा KPK में भी इंशाल्लाह और सूबा बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह।
क्या क्या बेहतरी होगी उसमें? क्या आप मतलब कि टफ टाइम देंगे अपने ओपोनेंट्स को, पीटीआई को, या आप समझते हैं कि यू विल मेक इट, या आप समझते हैं कि एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू लाइक केपीके यू विल फॉर्म द गवर्नमेंट? देखिए, इस वक्त भी आज मतलब जिस वक्त बदतरीन जो है वो धांधली हुई थी और हम उसके नतीजे में जो है ना वो 2 सूबों में कम से कम अपोजिशन लीडर हमारा था, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी और सुबह बलूचिस्तान में। इसका मतलब है कि हम जो है उसके बाद, उस इलेक्शन के बाद की जो अगर बड़ी पार्टी अगर आप समझ लीजिए तो वो हम ही थे। तो अब इससे बेहतर हालात में इंशाल्लाह होंगे। अब अल्टीमेटली गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा ये अब पता नहीं है। पहले तो ये पब्लिक का मूड देखना होगा, उसके बाद पार्टीज की आपस की जो है ना वो कौन सी पार्टी किसके साथ जो है वो कन्वीनियंट फील करती है। ये बहुत सारे वो होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो ये गैब के इल्म वाली बात होगी। इसका जवाब जो है ना वो फिर अभी मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल नताइज बेहतर होंगे। अच्छा, डू यू थिंक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो डेट दी है 15 अक्टूबर की, विल ही बी कमिंग बैक ऑन दैट वेरी डेट, या आप समझते हैं कि उसमें कोई आगे पीछे हो सकता है? और उनके आने से आपकी या पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या चेंजेस आ सकती हैं? देखिए, ये तो बाज़ औक़ात ये डेट है और टेंटेटिव है, मगर ये डेट जो है ना वो डिपेंड कर सकती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोर्ट से कोई कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार भी गई हुई है और भी दोस्त गए हुए हैं, तो अगर कोई ऐसी डेट आ जाए जो इससे पहले इलेक्शन जो है ना उसमें एंटी डेट हो जाए, उसमें टाइम जो है ना वो पहले आ जाए, तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब भी जो है ना अपनी इस प्रोग्राम को एंटी डेट करेंगे। या मुमकिन है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इस डेट से आगे निकल रहा है जो अभी जो फिल वक्त इलेक्शन कमीशन बता रहा है, तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कोई आप उसमें वो नहीं कह सकते कि कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कोई आएगा। डिपेंड करेगा वो हालात पे। मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि उसको देख के फिर अपना प्रोग्राम फाइनल करेंगे। अल्लाह करे कि बेहतर हो और टाइम पे इलेक्शन हो जाएं, और मियाँ साहब भी हों। मियाँ साहब को वैसे भी होना चाहिए, जो भी इस मुल्क के लीडर हैं या इवन आम लोग भी हैं, उनको भी अपने मुल्क में आना चाहिए, रहना चाहिए। पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या चेंज आ सकता है? विल यू गाइस, यानी कि JUI विल बी कंफर्टेबल वर्किंग विद मियाँ साहब, या उनके साथ गवर्नमेंट बनाने में आप लोग कंफर्टेबल होंगे व्हेन इट कम्स टू द सेंटर? जी देखिए, एक्सेप्ट PTI हम बाकी दोस्तों के साथ कंफर्टेबल हैं। मुझे उसमें कहने में कोई आर नहीं है कि उनके साथ शायद हम नहीं चल सकते। वो भले हमको उसमें कितना भी फ़ायदा हो, मुझे ये भी ज़ाती तौर पे मालूम है कि अभी तक वो गवर्नमेंट हटी नहीं थी और उनके वज़रा जो है वो बाकायदा राब्ते कर रहे थे, और मुख्तलिफ तरह से जो ये कहा जा रहा था कि जी हमारे फ़लाँ नज़रियात मिलते हैं, इसलिए हम जो है इकट्ठे चल सकते हैं। और वो बेनिफिट ज़ाहिर है उसमें सियासी मफादात की भी जो है यकीन दहानियाँ होती हैं, मगर वो कहीं पे भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं था। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आइंदा भी हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। हम या तो इसी तरह से अपोजिशन में बैठेंगे, या फिर पावर में अगर हुए आ गए, अगर पब्लिक ने पसंद किया लोगों ने, तो देन जो है ना वो फिर हम अपनी ऐसी पार्टियों के साथ जिनके साथ हमारी जहनी हमांगी है, हम उनके साथ बैठ पाएंगे। आपने कहा जी कि जिस वक्त PTI की हुकूमत थी तो कई वज़रा ने आपके साथ राब्ते किए, उनमें क्या परवेज़ खटक साहब भी थे? मेरे साथ नहीं, मैं खुद मौजूद था। अताउर रहमान साहब के साथ राब्ता किया गया था। वो ज़ाहिर है उनकी डुअल जो है वो हैसियत है, एक मौलाना के भाई की, मुफ्ती महमूद साहब के बेटे की, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अमीर की, बल्कि 3 हो गया, 3 फोल्ड हो गया। इसमें तो मेरी मौजूदगी में किया गया था। आपके साथ कम से कम नाम तो शेयर किए होंगे ना, इतना तो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका आप लोगों से। मैं खुद मौजूद था, मेरी मौजूदगी में एक आध मिनिस्टर ने जो है कौन सा मिनिस्टर था वो? मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त मुनासिब नहीं है। अच्छा, उसमें क्या आप ये हाँ या ना में बता सकेंगे कि उसमें परवेज़ खटक साहब थे या नहीं? नहीं थे। नहीं थे। आप उसमें क्या लें कि जो उनके हार्ड लाइनर हैं आज भी वो उनमें से थे। उनके हार्ड लाइनर में से थे, लेकिन परवेज़ खटक नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, परवेज़ खटक नहीं थे। क्या फवाद चौधरी साहब थे या कोई और थे? ये तो कसौटी है ना। नहीं तो अभी आपको नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे उस वक़्त के KPK के, या और? मुनासिब नहीं है अभी इस वक्त।
क्यों मुनासिब के आप पर्दे क्यों डालते हैं? अब तो बात खत्म हो गई। नहीं, अभी बात ख़त्म नहीं हुई शायद, क्योंकि कोई चीज़ जिसकी आप विटनेस होते हैं बाज़ औक़ात बताना मुनासिब होता है, बाज़ औक़ात नहीं मुनासिब होता, तो इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। अच्छा चलें, लेकिन आपने कहा परवेज़ खटक साहब नहीं थे, ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा एक चीज़ आखिरी बता दीजिए, आप लोग यानी कि JUI हैज़ बीन वेरी कंफर्टेबल विद पीपल्स पार्टी ऑलवेज, ठीक है। जरदारी साहब से मौलाना साहब की बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा कंफर्ट लेवल है उनका। अभी जो हालात हैं जो पीपल्स पार्टी के नज़र आ रहे हैं वो कोई ऐसे लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी को हीट फेस करनी पड़ेगी इन द डेज टू कम। सो वेयर डू यू गाइस स्टैंड व्हेन इट कम्स टू लाइक पीपल्स पार्टी, और वो हीट फेस कर रही हो या करने जा रही हो? देखिए, इस वक्त तो हम सारे इलेक्शन में जा रहे हैं और ये आगे जो किसी के साथ मिल के चलना जो है ना, ये डिपेंड करेगा इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। पीपल्स पार्टी होगी, नून होगी, हम होंगे, नहीं होंगे, कोई और दोस्त होगा, तो जहाँ पे भी जो भी कोई पार्टियाँ होंगी तो उनके साथ बैठना होगा और अल्टीमेटली मुमकिन है, क्योंकि इस पाकिस्तान में इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है कोई भी पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना पाएगी, तो हमको PTI के अलावा सारे दोस्त मंजूर हैं। नहीं, अभी जो जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट बात पूछ रहा था मैं। अभी जो जैसे नज़र आ रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं, और कुछ बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उनके नाम भी हैं। और पीपल्स पार्टी से कुछ लोग भी हैं, पॉलिटिशियन, जिनके नाम ECL पे या इंक्वायरियाँ उनके अगेंस्ट शुरू हो गई हैं या होने जा रही हैं। सो उस सिचुएशन में आप पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे या यू विल स्टैंड बाय दिस थिंग के जिसने भी जो भी करप्शन की है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? फर्ज करिए कि मैंने खुदा न खास्ता कुछ किया तो मेरे खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी ने कुछ नहीं किया तो उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट इवन वो अगर वो PTI से भी ताल्लुक़ रखता है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा। अगर किसी भी दोस्त ने वो मेरे से या हमारी पार्टी से कितना भी नज़दीक हो, अगर गलत काम किया तो ये और मुल्की कवानीन में से कोई कानून उसमें वायलेट हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं किया तो फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक, बड़ी क्लैरिटी है आपके जवाब में और आपकी सोच में। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा जी, और ब्रेक से वापस आऊँगा तो मेरे साथ मौजूद होंगे इकराम सहगल साहब। इकराम सहगल साहब के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके पास क्या सजेशंस हैं कि आवाम की जो सख्ती है, जो परेशानी है, जो दुख दर्द में वो इस वक्त मुब्तला हैं, और जो बिजली के बिल्स जो है इतने इन्फ्लेटेड आ रहे हैं, उनके पास क्या सजेशंस हैं, उनको कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इकराम सहगल साहब, आपके पास बड़ी नो हाउ है, आप अपनी इनपुट काइंडली दीजिए कि ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं इनको कैसे कम किया जा सकता है। मैं आसान लफ्ज़ों में बात कर लेता हूँ, इनको कैसे कम किया जा सकता है ताकि आम आदमी पे बोझ कम पड़े। और फिर उसके बाद मैं ज़रा चाहूँगा ये कि फ़ॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल पे भी बात कर ली जाए, और कमर्शियल बिल्स जो हैं बिजली के, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं इन द डेज़ टू कम। राणा साहब देखिए, सबसे पहली बात आती है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात की, तो सबसे पहले महंगाई जो है ना जी, ये दो वजह से, दो तीन चीज़ वजह होती हैं महंगाई की। एक होती है एनर्जी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ जाती है और फ्यूल प्राइसेस आ जाती हैं, और दूसरी होती है फॉरेन एक्सचेंज, और तीसरी ऑफ कोर्स जो आप लग्जरी इंपोर्ट्स करते हैं वो भी महंगाई को आप कह सकते हैं कि वो आपको फ्यूल करती है। तो सबसे पहले आ जाएं आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आप अगर देखें, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपकी अगर इन्फ्लेटेड हो जिस तरह भी है, टैक्सेस वगैरह आप डाल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जब वो टेक्सटाइल मिल ओनर होगा या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ऑब्वियसली उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, दैट विल गो डाउन द लाइन। तो आप एक एक्चुअली इन्फ्लेशन को आप फ्यूल कर रहे हैं बाय पुटिंग द टैक्सेस ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर सबसे पहली बात करें जी, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है कि IMF आप पर कोई कंडीशनैलिटी करेगी कि जी आप टैक्सेस कलेक्ट करें थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। दुनिया में कहीं नहीं होता। आप TV बिल्स कभी भी आप नहीं कलेक्ट करते, एक्सेट्रा। मैं समझता हूँ ये जो भी बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है।
या ये कंडीशन खुद से हमने दी गई है जो नहीं देनी चाहिए थी, और ये कंडीशन को हमें बोलना चाहिए कि जी ठीक है, जिनका काम है टैक्सेस कलेक्ट करना, उनको चाहिए टैक्सेस जाके कलेक्ट करें। वो चाहिए, उनको चाहिए कि जी FBI अपना काम करे, टीवी वाले अपना काम करें, जो भी है अपना काम करें। और टीवी को तो फिर टैक्स पे होना भी नहीं चाहिए। ये अभी टीवी स्पोर्ट्स हो रही है, क्रिकेट का चल रहा है, मैं समझता हूँ काफ़ी इनको कमाई हो जाएगी इससे, जो उनको पूरी जो ऐसे भी बोलते ब्लोटेड एक टीवी हमारी PTV है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सब हटाएं जो अननेसेसरी टैक्सेस। जब आप अननेसेसरी टैक्सेस हटा देंगे तो आपका बिल जो है वो मे बी 44-45% कम हो जाएगा। अच्छा, जब 45% कम होगा तो डाउन द लाइन वो स्ट्रीमलाइन होके वही चीज़ जो है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। नंबर 1। अब आ जाए वापस उसके ऊपर कैपेसिटी टैक्स पर। मैं समझता हूँ जी कि इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान पर कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान पर, मैं चेयरमैन रहा हूँ KE का, मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज थी जो प्रोड्यूस करती थी, जो IPPs थी, वो इलेक्ट्रिसिटी वो चाहती थी आपको इलेक्ट्रिसिटी ना दे, क्योंकि वो उनको पैसे ठीक ठाक मिलते थे प्रोड्यूस नहीं करने के। आप सोचें, उनको पैसे मिलते थे प्रोड्यूस नहीं करने के। अच्छा, तो वो किसी प्रिटेक्स्ट पर, कोई ना कोई प्रिटेक्स्ट पर आपको कोशिश करते थे कि करें, और बोलते थे कि जी देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है भाई आप प्रोड्यूस करें। देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है जनरेशन, जिसमें बड़ा क्लियर है, फ्यूल क्या, फ्यूल की कॉस्ट है, जनरेशन की कॉस्ट है, वो फिर ट्रांसमिशन में आता है। ट्रांसमिशन में आप बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत लाइन लॉसेज होती है, वो आके फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में आता है प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम क्या आता है कमर्शियल और रेजिडेंशियल। नो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आप मैं कराची का लेता हूँ, मैं कराची चेयरमैन कराची इलेक्ट्रिक रहा था। हमारे अबाउट 2.5 to 3 मिलियन वो थे कंज्यूमर थे जो रेजिडेंशियल थे। अच्छा, और 1.5 थे जो कमर्शियल थे। ठीक है, रेजिडेंशियल ठीक है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये लगाते थे कांटा, राइट ना, 5 लाख कांटा थे। और मैंने पूछा कि भैया आप कांटा का ये जो है कितना लेते हैं? तो उन्होंने बोला जी वो लोकल ले लेते हैं, 1500-2000 दे देते हैं कांटे वाले को, वो लगा देता है। सबसे पहली बात कि विदाउट KE स्टाफ बीइंग इन्वॉल्व वो कांटा लग ही नहीं सकता। ठीक, वो आप सोचे कि आम आदमी जाके एक हाई टेंशन वायर पर जाके कांटा लगाएगा, बिल्कुल बकवास है। ठीक है जी, तो ये KE स्टाफ बीच में इन्वॉल्व थे। उनको बताया जी कि आप जब वो 1500-2000 रुपये ले रहे हैं, आप ले लें डायरेक्टली और बोले कि हम आपको मीटर नहीं लगाते हैं। आप अगर 1500-2000 भी आप लगाएं 5 लाख के साथ, तो आप देखें आपको कितनी रेवेन्यू पर मंथ मिलती है। दूसरी बात कि कमर्शियल यूज़र जो है, कमर्शियल यूज़र वो तो टैक्स पेयर होना चाहिए ना जी। ठीक, वो क्यों नहीं, वो आप उसको कमर्शियल मीटर कब क्यों देते हैं जब तक वो टैक्स पेयर नहीं है? सबसे पहला काम तो ये करें कि जितने भी कमर्शियल यूजर्स हैं ना, उसको आप टैक्स रजिस्टर करें। अच्छा, ठीक है, देखिए बनते ही नहीं का। एक आदमी बोलता है मैं एक कमर्शियल, रेजिडेंशियल तो ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है इनकम टैक्स होता है, होते बेचारे इनके इनकम इतनी नहीं होती है, वो तो ठीक है आप उनको एक साइड पर कर दें। लेकिन कमर्शियल यूजर जो है उसको टैक्स देना चाहिए। तो ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी का मामला। दूसरा आया फॉरेन एक्सचेंज का। देखिए जी 18,000 आपके बैंक ब्रांचेस हैं, उनमें से ज़्यादातर आपको फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग अलाउड है ना। जब फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग आपको अलाउड है उन बैंक ब्रांचेस से, तो आपको ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्यों जरूरत है? मैं बताता हूँ वो करते क्या है। फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में जो भी अर्न कर रहा है वो किधर जाता है? वो जाता है अफगानिस्तान जाके वो उससे खरीदा जाता है ओपियम, ये पॉपी। वो पॉपी खरीदते हैं डॉलर्स में, और डॉलर्स में खरीद के वो डॉलर्स वापस जाता है दुबई। ठीक है, तो आपकी एक साइकिल है बनी हुई, जो यहाँ से आपके डॉलर्स हैं वो जा रहे हैं अफगानिस्तान के लोग कमा रहे हैं पॉपी के ऊपर, क्योंकि उनके पास और तो कुछ है नहीं बेचने का। उनके पास ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना एग्रीकल्चर है, ना अभी मिनरल्स आएगी तो आएगी। लेकिन आप क्यों उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं? किस चारे पर आप कर रहे हैं? तो आप फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को तो आप आज बंद कर दें। ठीक है, मैं मानता हूँ 2-3-4 महीने आपको प्रॉब्लम होगी उसकी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग की, उसके बाद ठीक हो जाएगा। पहले भी नहीं था, मुशर्रफ साहब ने शुरू कराया था, और ये होना भी नहीं चाहिए था, ये गलत बात है टोटल। ये 2 चीज़ें जो है ना, ये तो सबसे पहली बात। तीसरी बात
व्हीकल इंपोर्ट, आप देखिए मिलियन नंबर ऑफ कार्स हैं रोडों पर, आप अलाउ करें उनको व्हीकल इंपोर्ट को, आप सेकंड हैंड व्हीकल ना अलाउ करें, आप अलाउ करें ओनली दोज कार्स विच आर असेंबल्ड हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, आपकी सेल ऑफ कार कम हो जाएगी। कौन हु विल गो आउट ऑफ बिजनेस? लीजिंग कंपनीज विल गो आउट ऑफ बिजनेस, लेट देम गो आउट ऑफ बिजनेस, आउट ऑफ कार दिस थिंग। बट द पॉइंट इज, जो महंगाई आपको कॉमन मैन आज फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये खत्म हो जाएगी। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल सोल्यूशन, मैंने पहले भी कहा है टेलीविजन के ऊपर, इसका फार्मूला किस फार्मूला, कीप इट सिंपल स्टूपिड, बहुत सिंपल है। आप 2 3 4 चीज़ ऐसे करें जिसके साथ आपके कॉमन मैन को जो इन्फ्लेटेड बिल्स अभी जा रहे हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, और ये मैं नहीं मानता इस बात पर कि IMF, मैं कभी, और दूसरी बात IMF छोड़ के मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं जो एक्सेप्ट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप टैक्सेस लगाएं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मेंट टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, ठीक है जी, एंड दैट शुड बी ऑन द इलेक्ट्रिसिटी दैट द इलेक्ट्रिक कंपनी प्रोड्यूसेस। उसको आप सिंप्लीफाई कर दें, आप देखें महंगाई भी ख़त्म होगी, आपके और डाउन द लाइन प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगी, बिकॉज आपकी टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, आपकी और चीज़ें कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, जो अभी नहीं हो रहा है। बिकॉज नेचुरली आप जब फ्यूल बिल आप ऊंचा करेंगे तो वो टेक्सटाइल ओनर बेचारा किधर से वो करेगा, वो मर्चेंट जो है वो किधर से करेगा, वो रेस्टोरेंट जो होगा तो वो अपने उस पर लोड करेगा, जो सर्विसेज हैं वो अपने उस पर लोड करें। तो इट इज़ बोलते हैं ना कि इट इज़ अ स्नोबॉल इफेक्ट, इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। और आप स्नोबॉल इफेक्ट शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के साथ और फ्यूल के साथ। फ्यूल को भी आप ओनली अलाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिफाइनरी प्रोड्यूस करती है और आपके पेट्रोलियम कंपनी देती है, हाँ उनको रीजनेबल आप प्रॉफिट ज़रूर दे दें, ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं रीजनेबल प्रॉफिट, बट मुझे आज बताइएगा कौन सी पेट्रोलियम कंपनी है पाकिस्तान में जो खसारा में है, कौन सा बैंक जो एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स नहीं दे रहा, ठीक है, कौन सा ये। दूसरी आप ये कर रहे हैं, मैं आपको एक बात, ट्रेजरी बिल्स को ऑब्वियसली जब आप मार्कअप आपने 23-24% किया, आपने तो बैंक को खुला छुट्टी दे दिया कि जी आप जो है आप उस पर रहें, आप पैसे लेंडर्स को ना दें, जेन्युइन लेंडर्स ना दें, आप जाके ट्रेजरी बिल दे लें, आपकी कमाई हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, I was director of a bank for 16 years. Most of our profits used to come from treasury bills. And what does treasury bill means? That you do not lend to the consumers. ठीक है जी, you do not lend to the people. Unless you lend money to the people, your business will never expand. ठीक, You will stay where you are. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी सजेशंस हैं आपकी इकराम साहब। इनफैक्ट इट्स अ रियल, और इससे आम आदमी को बड़ा रिलीफ मिलेगा और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिबिलिटी बन जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड आई होप एंड आई विश कि ये आपकी जो सजेशंस हैं इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो है वो सुनी जाएं, और इस पे सुनने के अलावा इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए तो बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस इकराम सहगल साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मेरे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, अभी जिस तरीके से केस प्लीड किया जा रहा है PTI के चेयरमैन की तरफ से, डू यू हैव एनी रिजर्वेशंस इन दैट, और यहाँ आपकी सोच क्या कहती क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राना साहब। देखें, केस तो प्लीड करना उनका कानूनी हक है और करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, वो भी कर रहे हैं। उनके पास एक बड़ी लीगल टीम मौजूद है और बहुत सारे वकला उनके साथ तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा लाओ लश्कर के साथ वो जाते हैं, और बाकायदा जब कभी अदालत को सख्ती से डील करना होता है तो भी हमने देखा कि दरवाजे वगैरह भी उखाड़ दिए जाते हैं, वहाँ जो नुक्से हमने आमा होता है वो भी देखने में आता है। लेकिन इसके बाद मुझे अफसोस ये है कि गैर मुल्की वकील को हायर करना
ये बड़ा अजीब सी बात है। इसका मतलब है कि क्या आपको पाकिस्तानी जो अदलिया है उसके ऊपर अदम एतमाद है। इसी अदलिया ने आपको मुतअद्दिद दफ़ा जो है जब व्हाट्स द रिजर्वेशन अगर किसी ने गैर मुल्की अगर वकील इंगेज किया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए या क्या है प्रॉब्लम? राना साहब देखें, पहली बात यह है कि हम तो हमेशा चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये सुनते थे कि पाकिस्तानियत को वो फ़रोग़ देते थे, लेकिन जब पाकिस्तानी वकील जो हैं क्या इस काबिल नहीं है या पाकिस्तानी अदालत इस काबिल नहीं है, ऐसे आदमी को, मुतनाज़ा आदमी को जिसकी ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हो, और एक ऐसे वक्त में जब शाह महमूद कुरैशी, रऊफ़ हसन और तीसरे उनके साथ जो अली जफर बैरिस्टर साहब थे, वो बाकायदा नाश्ते पे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में मुलाकात करते हैं, जिसमें बरतानिया की सफ़ीर हैं वो भी मौजूद हैं, अमेरिका के सफ़ीर वो भी मौजूद हैं, नॉर्वे के सफ़ीर वो भी मौजूद हैं, यूएन की जो सफ़ीर हैं वो ईयू की जो सफ़ीर हैं वो भी मौजूद हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश नजाद आदमी उसके साथ मुकदमा करना, अब्दुल्ला साहब ये राइट नहीं है किसी भी बंदे का। मैं ज़रा दूसरी साइड पे समझना चाहूँगा, क्या ये राइट नहीं है किसी भी ऐसे शख्स का जिस पे इल्ज़ामात हों वो कहीं से भी कोई भी वकील इंगेज कर सके? उसमें अगर वो कहीं से दुनिया के किसी भी कोने से अगर वो वकील इंगेज कर लेता है ऐसा, इफ़ ही इंगेजेस एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मतलब वो प्रॉबली उसके माइंड में ये हो सकता है जिस पे इल्ज़ामात लगे हों कि जनाब जो लोकल वकील हैं या जो मौजूदा वकील हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद वो किसी प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए तो नहीं वो बाहर के किसी वकील को लाना चाह रहे या बाहर की किसी लॉ फर्म को इंगेज करना चाह रहे? देखिए, पहली बात तो इसको बड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक आपको पाकिस्तानी लॉ के अंदर डिग्री होना ज़रूरी है, और इसी तरीके से जो पाकिस्तानी वकीला इंग्लैंड में या अमेरिका में या दीगर ममालिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं पाकिस्तान से पढ़ के, उन्होंने वहाँ की इक्विवेलेंस जो है वो हासिल की हुई है, जबकि इनकी इक्विवेलेंस ऐसी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर जिन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दिया था, तो फिर या अफजल गुरु के खिलाफ फैसला दिया था, तो फिर मुझे भी जो है अगर कभी कल को जरूरत पड़ती है तो मैं क्या उन लोगों को हायर कर लूं, उन भारतीय वकीला जिससे हमारी मजहबी जो एक दिलाजारी है वो पेश आई हो। तो मैं नहीं कह रहा कि आप बाहर का वकील नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूं कि क्या पूरी दुनिया में एक यही वकील रह गए थे? क्या और दुनिया में कोई वकील नहीं था? दूसरी बात यह है कि ये तो देखिए ना, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये इंग्लैंड में बैठे हैं, इनके जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ भी बड़े ताल्लुकात हैं, इनके रैग गोल्डस्मिथ के साथ भी ताल्लुकात हैं, जहां ये भी बात है कि सादिक खान जो एक मुसलमान पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश थे और वो मेयर का इलेक्शन लड़ते थे, तो उस टाइम पे इमरान खान साहब जो थे वो रैग गोल्डस्मिथ को जो है सपोर्ट करने पहुंचे। ये वो सारी बातें हैं जो जाहिर है बहुत सारे सवालात को जन्म दे। इसमें कोई अब्दुल्ला साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि देखें यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर कई वकला ऐसे हैं, कई लॉ फर्म्स ऐसी हैं जिनके एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, वी कैन काउंट देम ऑन आवर फिंगर टिप्स। ऐसे भी लोग, ऐसे भी लॉ फर्म्स मौजूद हैं जिन्होंने कभी ऐसे लोगों के केसेस लड़े, जैसे पीपल्स पार्टी के हैं, खोसा साहब हैं, एतजाज़ एहसन हैं, ये लोग जो हैं, या और भी बहुत से लोग ऐसे हैं, कईयों के नाम लिए जा सकते हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी अगर केसेस हो तो वो भी लड़े हुए हैं। सो उसमें ज़रा थोड़ा सा हमें समझ आनी चाहिए कि अगर लॉ फर्म है तो वो तो किसी का केस भी पकड़ सकती है। जी, लॉ फर्म जरूर किसी का केस पकड़ सकती है, लेकिन उसके लिए मैंने आपसे कहा कि उसको लोकल लॉ के अंदर हासिल करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्होंने अगर इसको, क्योंकि पीटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इसको कंफर्म कर रही है। दूसरी तरफ जो बात यह है कि एक आदमी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ना हो पाकिस्तान हवाले से, इस्लाम हवाले से, उसको इंगेज क्यों किया जा रहा। तीसरी तरफ यह है कि क्या ये पाकिस्तान के लिए इंगेज किया जा रहा है या इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपको किसी जो ह्यूमन राइट्स के जो मुख्तलिफ इदारे हैं और मुख्तलिफ जो उनके फोरम्स हैं, क्या उनके ऊपर चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये अभी मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है इसको कहना। जहाँ तक आपका कंसर्न है अब्दुल्ला साहब के, वो उनकी जो डिग्री है या उनकी लॉ फर्म है या उनके वकला हैं या वो खुद हैं,
वो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते पाकिस्तान की लैंड पे, पाकिस्तान की सरजमीन पे, तो डेफिनेटली जब उन्हें इंगेज किया गया होगा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि वो वायबल हैं कि नहीं है, वो यहाँ पे केस लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अगर वो लड़ सकते हैं तभी उन्होंने केस एक्सेप्ट किया होगा ना। सो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई अभाम नहीं होना चाहिए, उनको क्लैरिटी होगी। रहे कि उन्होंने ये सारी चीजों को केटर फॉर किया होगा, लेकिन जहां बात ये है कि उनकी फर्म क्यों। दूसरी बात इसका इसी वजह से मैंने कहा कि लगता ऐसा है कि फोरम जो है वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे वो ये केस लड़ना चाह रहे हैं। लगता ये है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे ह्यूमन राइट्स के तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को मजीद जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत को ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है और उनके ऊपर इल्जामात लग चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान रियासत को और पाकिस्तानी रियासती इदारों को मलाइन करने के लिए जरूरत है कि उनको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर जो है वो टैग किया जाए। आपको याद होगा कि शिरीन मजारी और अंदलीब अब्बास और दीगर लोग जो है वो माजी में ह्यूमन राइट्स को बाकायदा जो उनके कमीशन हैं उनको खतूत लिख चुके। ये मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है और इसके सिर्फ ताने बाने पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं जुड़े बल्कि इससे आगे भी चल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों के वकला के नाम लिए इन्होंने मुतअद्दिद के पाकिस्तान और जीते भी, लेकिन आप बैरूनी फर्म्स को जो है वो डील करना, खास तौर पे जिनका झुकाव जो है वो बड़ा वाज़े नजर आ रहा हो, जिनकी एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तानियत जो है वो वाज़े हो और बरमला उसका वो इजहार कर चुके हो मुख्तलिफ फोरम पे, ये है कंसर्न की बात जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। अब्दुल गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी इनपुट दी। मैंने रियलिटी चेक आपके सामने रख दिया जी और हकीकत आपके सामने है। आप फैसला कीजिए क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है और मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।